औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गंगो ने मुतासिर होकर पूछा, क्या मैं भी आप लोगों का साथ दे सकता हूँ? ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक डाकू की हैसियत से नहीं, हमारा काम भटके हुए काफ़िलों को लूटना नहीं बल्कि इन्हें सलामती का रास्ता दिखाना है। वो इंसान जो एक गलत मसलक पर कारबंद हो, एक सही उसूल का अलमदार नहीं हो सकता। गंगो ने नादिम सा होकर कहा, अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं एक लुटेरे की ज़िंदगी से तौबा करता हूं तो आप मुझ पर यकीन करेंगे? मैं खुशी से तुम पर एतबार करूंगा और आप मुझे आज़ाद भी कर देंगे। ज़ुबैर ने जवाब दिया, अगर तुम तौबा के लिए ये शर्त पेश करो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम इसलिए तौबा नहीं कर रहे कि तुम अपने अफ़आल पर नादिम हो और अपनी इस्लाह करना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम आज़ाद होना चाहते हो। लेकिन मेरी तौबा से आप ये ख्याल तो नहीं करेंगे कि मैं बुज़दिल हूँ? नहीं, तौबा करना बहुत बड़ी जुर्रतमंदी का काम है। तो मैं आपसे एक डाकू का पेशा तर्क करने का वादा करता हूँ। मुझे तुम पर यकीन है और अगर तुम अपने साथियों की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो मैं तुम सबको आज़ाद कर दूँगा और जिस जगह कहोगे तुम्हें उतार दूँगा। गंगो ने जवाब दिया, मेरे साथियों ने सिर्फ मेरी वजह से यह पेशा अख्तियार किया था। इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो मेरी रहनुमाई के बग़ैर ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते। अगर आप इन्हें सिंध के किसी गैर आबाद हिस्से पर उतार दें तो फिर माहीगीरों का पेशा अख्तियार कर लेंगे। वो मुद्दत से मेरे साथ है और इन्हें कोई पहचानेगा भी नहीं, लेकिन इनमें 4 आदमी खुद सर हैं। इनके मुतालिक मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता। मुझे खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं। अगर आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मुमकिन है कि किसी जालिम सरदार को देखकर मैं सब्र न कर सकूं और फिर इस जुल्म पर उतर आऊँ। अगर आप मुझे अपने साथ ले चलें तो मुमकिन है कि मैं आपके मुल्क में रहकर मैं भी आप जैसा इंसान बन जाऊं। वो 4 आदमी जिनका मैंने ज़िक्र किया, अगर मेरी तरह इस जहाज़ पर होते तो मुझे यकीन है कि आपकी बातें इन्हें भी मुतासिर करती। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने साथियों से मिल लूँ। अगले दिन यह जहाज़ एक टापू के किनारे लंगर अंदाज हुआ। ज़ुबैर गंगो को साथ लेकर दिलीप सिंह के जहाज़ पर चला गया। गंगो ने अपने साथियों के सामने सिंधी ज़बान में एक मुख्तसर तकरीर की। रिहाई का मसदा सुनकर कैदियों के चेहरे पर खुशी से चमक उठे। लेकिन जब गंगो ने बताया कि वो लूट मार से तौबा करने के बाद हमेशा के लिए इनका साथ छोड़ चुका है तो बाज़ की खुशी गम में तब्दील हो गई। गंगो ने एक के बाद दीगर सबसे कस्में ली, लेकिन 3 आदमी जिनमें से एक वो भी था जिसके आधे सर और दाढ़ी और मूछें दिलीप सिंह के साथी अपने स्तरों की धार की आजमाइश कर चुके थे, तज़बज़ब से होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। गंगो ने इनसे मुखातिब होकर कहा, कालू, वासु और मोती, तुम कुछ अरसे मेरे साथ रहोगे। इसके बाद इसने ज़ुबैर से मुखातिब होकर कहा, मैं इनके पुरअमन रहने की ज़मानत देता हूँ। ज़ुबैर ने दिलीप सिंह से चंद बातें करने के बाद मुल्लाहों को कैदियों की जंजीरें खोल देने का हुक्म दिया। कालू और वासु, मोती और गंगू ज़ुबैर के साथ दूसरे जहाज़ पर चले गए। वासु का अजीब व गरीब हुलिया देखकर तमाम अरब औरतें इसके गिर्द जमा हो गई। अली ने बेख्तियार खैखा लगाया और औरतों तक ये खबर पहुँचाने के लिए भागा और जब वापस आया तो इसके साथ हाशिम के अलावा चंद और बच्चे भी थे। तमाम लोग हैरान होकर इसे देखने लगे। हाशिम ने आगे बढ़कर मासूमाना अंदाज में पूछा, तुम्हारे चेहरे के बाएं तरफ बाल नहीं उगते? तमाम अरब हंस पड़े। अली का खैखा सबसे बुलंद था। गंगू ने हंसते हुए हाशिम को गोद में उठा लिया। शाम के वक्त खालिद ने ज़ुबैर से कहा, नाहिदा का क्या ख्याल है कि गंगो को अब्बाजान के जहाज़ का ज़रूर इल्म होगा? वो बज़ात खुद गंगो से चंद सवालात पूछने पर इसरार कर रही थी। ज़ुबैर ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में गंगो की बातों पर एतबार न करना चाहिए। खालिद ने कहा, लेकिन नाहिदा ये कहती है कि अगर इसे इल्म ना भी हो तो ये वो पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है। कल इन्हें कोई ख्वाब नज़र आया था और वो ये कहते हैं कि अब्बाजान ज़िंदा हैं। पूछने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो गंगो पर कोई शक व शुबा ज़ाहिर ना करें। जो अपनी बहन को लेकर आओ, मैं गंगो को बुलाता हूँ। दिलीप सिंह ने गंगो को बुलाया और नाहिदा के साथ माया देवी भी आ गई। नाहिदा के चेहरे पर एक सियाह निकाब था। इसने माया देवी के कान में कुछ कहा और माया देवी के असबात में सर हिलाने पर अपना हार उतार कर इसके हाथ में दे दिया।
माया देवी ने हार गंगू को पेश करते हुए कहा, आपने चंद दिन कबल इनके बाप के जहाज़ का जिक्र किया था, अगर आप इनके बाप का पता लगाएं तो ये आपका इनाम है। गंगू ने रंज व नदामत से आपदीदा होकर एक के बाद दीगर खालिद और जुबैर की तरफ देखा और फिर नाहिदा से मुखातिब होकर कहा, बेटी मैं इतना गिरा हुआ न था। नाहिदा ने इसकी आंसुओं से मुतासिर होकर कहा, आपको गलत फहमी हुई है, मुझे आप पर शक नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप हमारी मदद करें। इसके लिए मुझे हार देने की ज़रूरत न थी, मैं जुबैर के एहसान का बदला उतार सकता था। अगर कोई लुटेरा इस जहाज़ को लूटता तो मुझे ज़रूर मालूम होता, लेकिन मुझे शक है कि वो जहाज़ देबल की बंदरगाह के आसपास शहर के हाकिम ने लूटा है। नाहिदा ने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा बाप ज़िंदा है। गंगू ने जवाब दिया, अगर वो ज़िंदा है तो सिंध के किसी ऐसे कैद खाने में होगा जहाँ से लोग मौत से पहले बाहर नहीं निकलते, लेकिन मैं इसके सुराग लगाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर इनका पता मिल गया तो मैं मकरान के हाकिम के पास इत्तला भेज दूँगा। ये कहकर वो जुबैर से मुखातिब हुआ, आप मुझे देबल के आसपास उतार दें और जयराम अगर मेरी मदद करे तो मैं बहुत जल्द इनका पता लगा सकता हूँ। माया देवी ने कहा, मैं अपने भाई की तरफ से तुम्हारी मदद का वादा करती हूँ। देबल का हाकिम इनका दोस्त है और इनसे कोई बात नहीं छुपाएगा। गंगू ने कहा, हाँ, हाकिम के दोस्त नहीं होते और देबल के हाकिम को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहकर वो जुबैर से मुखातिब हुआ, आप देबल की बंदरगाह पर ठहरने का इरादा रखते हैं? जुबैर ने जवाब दिया, मेरा तो इरादा न था, लेकिन जयराम के मजबूर करने पर 1-2 दिन ठहरने का इरादा कर चुका हूँ। गंगू ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं कि सिंध के राजा और देबल के हाकिम पर जयराम का कितना असर है, वरना मैं आपको सिंध के साहिल पर उतरने का मशवरा ना देता। जुबैर ने जवाब दिया, हमारे साथ सिंध वालों के ताल्लुकात इस कदर बुरे नहीं। पिछले दिनों अबुल हसन के मुतालिक पूछने के लिए वाली मकरान वहाँ गया था। राजा इसके साथ गुरूर से ज़रूर पेश आया, लेकिन इस पर दस्तदारी नहीं की। गंगू ने जवाब दिया, इसका जहाज़ खाली होगा, लेकिन आपके जहाज़ पर हाथी हैं। वो अपनी फ़ौज ताकत बढ़ाने के लिए हाथों की ज़रूरत महसूस करता है। इसके अलावा वो आपके साथ औरतें हैं जिनके लिए इसके दिल में कोई इज्जत नहीं। गंगू, कालू और वासु मोती के अलावा बाकी तमाम कैदी देबल से चंद कोस दूर एक गैर आबाद मुकाम पर उतार दिए गए। गंगू अबुल हसन का सुराग लगाने का बेड़ा उठा चुका था, इसलिए इसने एक गुजराती ताजिर के भेष में अपने बाकी साथियों के हमरा देबल की बंदरगाह पर उतरने का फैसला किया। जयराम इस मुहिम में गंगू की मदद का वादा कर चुका था, ताहम इसने जुबैर को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि हुकूमत सिंध ऐसा नहीं कर सकती। अगर अबुल हसन का जहाज़ देबल के आसपास लौटा गया है तो ये देबल के हाकिम और राजा को यकीनन इसकी खबर नहीं होगी। जुबैर ने जवाब दिया, मुझे खुद ये शबा नहीं, लेकिन मैं नाहिदा के शबहात दूर करना चाहता हूँ। शाम से कुछ देर पहले ये जहाज़ देबल की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। माया देवी ने तमाम अरब औरतों को अपने घर ले जाने पर इसरार किया। जयराम ने तमाम मुल्लाहों को दावत दी, लेकिन गंगू ने दिलीप सिंह के कान में कुछ कहा और इसने जयराम को मशवरा दिया, आप कई माह के बाद देबल वापस जा रहे हैं, मुमकिन है कि आपके जाए क़याम पर किसी और का कब्ज़ा हो। यह भी मुमकिन है कि देबल का हाकिम अपने शहर में जाने की इजाज़त देने में कोई उज़्र पेश करे। जयराम ने जवाब दिया, इसे क्या उज़्र हो सकता है, वो खुद आपका मेज़बान बनने पर इसरार करेगा। अगर आप मेरी मदद ना करते तो काठियावाड़ के बेशकीमत तायफ राजा के पास ना पहुंच सकते। अब तो राजा पर भी आपका हक़ है। जुबैर ने जवाब दिया, आप शहर के गवर्नर से मिलाएं, फिर हमें आपके साथ चलने में कोई एतराज़ ना होगा। माया देवी ने कहा, भैया आप जाएं, अगर आपके मकान पर कोई और काबिज़ हुआ तो ये बहुत बुरी बात होगी। आप मेहमानों को ठहराने का इंतज़ाम कराएं, मैं इतनी देर बहन नाहिदा के पास ठहरूंगी। जयराम ने बंदरगाह से एक आदमी बुलाकर इसे ताइफ का संदूक उठाने का हुक्म दिया और सीधा देबल के गवर्नर प्रताप राय के महल पर चला गया। प्रताप राय ने काठियावाड़ के तहफ़ के ज़िक्र के सिवा इसकी बाकी बातें बेतवज्जी से सुनी, लेकिन जब इसने बताया कि इसे डाकुओं से बचाकर यहाँ पहुँचाने वाले सरांदीप के जहाज़ पर है तो इसने चौंक कर सवाल किया कि ये जहाज़ वही तो नहीं जिन पर सरांदीप के राजा ने अरबों को हाथी भेजे हैं? हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम? ये बाद में बताऊंगा, मेरे सवाल का जवाब दो। इस पर अरब बच्चे और औरतें भी हैं? हाँ, ये जहाज़ बहरी डाकुओं के 2 जहाज़ों को डुबो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अच्छी तरह मसला है। वो बंदरगाह से रवाना तो नहीं हो गए? नहीं, मैं मुसाफिरों को अपने पास 1-2 दिन मेहमान रखना चाहता हूँ। इन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किए। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपको इनके शहर में ठहरने पर कोई एतराज़ तो नहीं? एतराज़ नहीं, वो बाकी तमाम
उम्र हमारे मेहमान हैं। मैं महाराज से इनके जहाज़ लूटने और इन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अगर इस महल पर बिजली गिर पड़ती तो भी शायद जयराम इस कदर बदहवास ना होता। वो एक लम्हे के लिए एक बेजान मुजस्समे की तरह बेहिस हरकत खड़ा रहा। बिलाखिर इसने संभल कर कहा, आप मजाक करते हैं। प्रताप राय ने ज़रा तल्ख लहजे में जवाब दिया, मैं बच्चों के साथ मजाक करने का आदी नहीं। हमें सिंध ताजिरों से इन जहाज़ों की आमद की इत्तला मिल गई थी और महाराज का हुक्म यही है कि इन जहाज़ों को छीन लिया जाए। और महाराज तहाइफ का ये संदूक देखने से ज़्यादा इस बात से खुश होंगे कि आप माल व मता से भरे हुए 2 जहाज़ों यहाँ ले आए। जयराम ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वो मेरे मेहमान हैं, वो मेरे दोस्त और मोहसिन हैं। प्रताप राय ने डांट कर कहा, होश से बात करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहाँ खड़े हो। जयराम ने कहा, यह इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तुम एक ऐसी कौम की दुश्मनी मोल लोगे जो सिंध जैसी कई सल्तनतें पांव तले रोंद चुकी है। महाराज को इस किस्म का मशवरा देने वालों ने इनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं जाता हूँ, मेहमान की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। राजा के बागी होकर तुम कहीं नहीं जा सकते। ये कहते हुए प्रताप राय ने पहरेदारों को आवाज़ दी और आँख की आँख में 4 सिपाहियों ने नंगी तलवारों से इसके गिर्द घेरा डाल दिया। जयराम को अपनी तलवार बेनियाम करने का मौका न मिला। प्रताप राय ने कहा, तुम्हें कुछ देर मेरी कैद में रहना पड़ेगा। बंदरगाह से वापस आकर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। कल तुम्हें महाराज के पास रवाना कर दिया जाएगा। अगर तुम अपने मेहमानों की जान बख्शी करवा सको तो मैं इन्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं राजा के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता। सिपाहियों ने जयराम को महल की एक कोठरी में बंद कर दिया। जयराम दरवाजे को धक्का देने, दीवारों से सर पटकने और शोर मचाने के बाद खामोश होकर बैठ गया। इसे अपनी बहन का ख्याल आया और फिर वो उठकर दरवाजे से टकरे मारने लगा। इसने तलवार निकाली, लेकिन मजबूत कवाड़ पर चंद ज़रबे लगाने के बाद वो भी टूट गई। इसने टूटे हुए फल की नोक उठाकर अपने सीने में घोंपने का इरादा किया, लेकिन किसी ख्याल ने इसका हाथ रोक लिया। वो उठकर बेकरारी से कोठरी में टहलने लगा। फिर इसे ख्याल आया। इसने पहरेदारों को आवाज़ दी, इन्हें तरह तरह से लालच दिए, लेकिन किसी ने इनके हाल पर तवज्जो ना दी। इसने राजा के पास शिकायत करने की धमकियां दी, लेकिन जवाब में पहरेदारों के खैखे सुनाई दिए। जयराम के शहर जाने से कुछ देर बाद गंगो और इसके 3 साथियों ने शाम के धुंधलके में जुबैर से रुखसत होकर शहर की तरफ रवाना हुए। शहर में दाखिल होते ही इन्हें 15-20 सवार और इनके पीछे करीबन 150 पैदल सिपाही बंदरगाह का रुख करते हुए दिखाई दिए। गंगो का माथा ठनका और वो अपने साथियों के हमरा एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। सवार और पैदल गुजर गए तो गंगो ने अपने साथियों से कहा, शहर का सरदार मसला सिपाही लेकर बंदरगाह की तरफ जा रहा है। इनकी रफ्तार से ये जाहिर होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। कालू ने कहा, अगर वो वाकई किसी बुरी नीयत से जा रहे हैं तो हम लूट कर क्या कर सकते हैं। इन्हें तो जहाज़ के लंगर उठाने और बादवां खोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। गंगो ने कहा, अगर तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगा। और वासु, मोती, तुम भी अगर चाहो तो जा सकते हो। इन दोनों ने एक ज़बान होकर कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कालू नादिम सा होकर बोला, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। गंगो ने जवाब दिया, ये हम वहाँ पहुँचकर देखेंगे। मोती ने कहा, मालूम होता है कि जयराम ने अपने मोहसिनों को धोखा दिया। गंगो ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन अगर इसकी नीयत बुरी होती तो अपनी बहन को वहाँ क्यों छोड़ जाता। वासु ने कहा, यह समझना मुश्किल नहीं। वो अपनी बहन को इसके लिए इनके पास छोड़ गया कि वो भी उसके जाने के बाद बंदरगाह पर ठहरने का इरादा तब्दील ना कर दें। मेरा ख्याल है कि वो लड़की भी इस साजिश में शरीक थी। देखने में वो कितनी भोली भाली वो जहाज़ पर इस अरब लड़कियों को अपनी बहन कहा करती थी। गंगू ने कहा, और जयराम खालिद का छोटा भाई कहा। और जब जुबैर बीमार था तो वो दिन रात इसके पास बैठा रहता था। झूठा, मक्कार, दगाबाज। काश वो मेरे हाथ पड़ जाए, लेकिन वो लड़की कालू और हमारे हाथ से ना जाए। इसे पकड़कर हम बहुत सा काम निकाल सकते हैं। चलो जल्दी करो, ये बातों का वक्त नहीं। गंगो और उसके साथी पूरी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ भागने लगे। अरब मुल्ला जहाज़ पर नमाज मगरिब अदा करने के बाद दुआ कर रहे थे। दिलीप सिंह ने अपने जहाज़ से इनके जहाज़ पर पहुंचकर इन्हें बंदरगाह की तरफ मुतवज्जे किया। जुबैर और इसके साथी साहिल पर मसला सिपाही देखकर बहुत परेशान हुए। 4 आदमी एक किश्ती में सवार होकर जहाज़ पर पहुंचे
और उनमें से एक ने सिंधी ज़बान में कहा, देवल के हकीम सरदार प्रताप राय आप लोगों को खुशामदीद।